मॉर्निंग सॉनी। मॉर्निंग। स्क्रीन इज विजिबल सॉनी। मॉर्निंग आंचल। आयुषी, आवाज बिल्कुल मिल रही थी। प्रोजेक्ट तुम्हारा रिकवर हुआ? हाँ, मैं बहुत जल्दी शेड्यूल निकालने वाला हूँ। So in last lecture, I introduced the topic FDDI, Fiber Distributed Data Interface। मैंने आपको कुछ इसके ड्रॉबैक बताए थे ईथरनेट के। ईथरनेट अगर लिख करके आता है तो डोंट बी कंफ्यूज। CSMA CD जो 802.3 प्रोजेक्ट है, CSMA CD
also known as Ethernet, and 802.5 is token ring. This is token ring. अगर इस वर्जन से आता है ईथरनेट, इसको जो है ईथरनेट भी कहते हैं. एक तो लोग इतने देर से जुड़ते हैं जिनको पता है. So there are some disadvantages in context of speed in CSMA CD and token ring. डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बताई थी कि ईथरनेट की लगभग स्पीड आपकी 30 to 40 Mbps होती है और टोकन रिंग में भी 60 to 70 Mbps की स्पीड मिलती है. बट इन FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस इसमें एटलीस्ट 100 Mbps की स्पीड मिलती है. नाउ डेज इसमें जो है फाइबर की जगह कॉपर वायर यूज होता है, उसका नाम CDDI मिलेगा, कॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, जिसकी स्पीड 150 से लेकर 200 Mbps तक की स्पीड इसमें होती है. बाय दिस मैकेनिज्म स्पीड इज मोर देन 150 टू द 250 Mbps. So this is used for in local area network protocol standardized by ANSI, American National Standard Institution. ये उसी ने सजेस्ट किया हुआ था. एंड दिस इज ओनली सजेस्ट टू ओवरकम द स्लो स्पीड ऑफ ईथरनेट एंड द टोकन रिंग. ठीक है, इसीलिए ये किसी इस प्रोजेक्ट का जो IEEE प्रोजेक्ट 802 पॉइंट है उसका ये पार्ट नहीं है. दिस इज एक्सटेंशन एंड एक्सपेंशन ऑफ ईथरनेट एंड टोकन रिंग. अदरवाइज प्रोसीजर इज टू अ लार्ज एक्सटेंट इज सेम एज टोकन रिंग. मीन्स इसमें भी सारा प्रोसीजर होता है विद द हेल्प ऑफ टोकन, बट द सिस्टम इज नाउ चेंज, कॉन्सेप्ट इज नाउ चेंज. तो फर्स्ट है एक्सेस मेथड. फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट एक्सेस मेथड, मीन्स टोकन पासिंग. टाइमली ज्वाइन करो भैया आप लोग. So in FDDI, access is limited by time. Means in the token ring, there is no facility to track the time whatever alerted to any station. But in token passing method of FDDI, there is limitation and tracking. यहाँ पे एक टाइमर भी लगा होता है, वो भी टाइम को टैकल करता है और होल्ड करता है according to the need of the station. So in FDDI, access is limited by a time. A station may send Siddharth Singh, timely join करो. A station may send as many frames as it can within its allotted access period, with a provision that real-time data must be sent. To implement mechanism of access method in FDDI, there are two types of data frames already told you. फर्स्ट वन इज सिंक्रोनस, जो कि रियल टाइम सिंक्रोनस होता है, एक्चुअल फ्रेम है. एंड सेकेंड वन इज एसिंक्रोनस. दिस इज रियल टाइम frame. Actual information, important and sophisticated information must be sent from the station A to station B, which will be your destination station. And asynchronous frame, ordinary information, not it is so important comparison to synchronous frame, but it is also sent if time is remain whatever acquired or hold by the token. अगर बचता है समय तो भेजा जाएगा, otherwise it must wait for the next turn. So the synchronous refers to the introduced real time, while asynchronous refers information that is not real time. Already told you that is ordinary or unimportant information. It can also wait for another turn. जब दोबारा उसको टोकन मिलेगा तब के लिए वेट कर सकते हैं. बट ये जो अलॉटेड टाइम है जिसमें टोकन मिला है, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट सोफिस्टिकेटेड सिंक्रोनस फ्रेम
is to be sent. In each station, whenever it capture the token, it is required to first S frame, synchronous frame, and if there is any remaining time, then only it must try asynchronous frame. काजल वर्मा टाइमली एंट्री करो, नहीं तो मैं फिर तुमको एंट्री नहीं दूंगा. To keep the time allocation and the time holding process, FDDI has 3 registers to control circulation of token and distribution link access opportunities along the nodes in equal interval of time. तो आपके जो 3 टाइम रजिस्टर्स होते हैं, क्योंकि यहां पे मैंने आपको बताया मेन कॉन्सेप्ट है स्पीड का. तो अगर आप किसी भी स्टेशन को टोकन दे देंगे फॉर इंडेफिनिट टाइम, तो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, जो एक्चुअल प्रोसेस है वो आपका फुलफिल नहीं हो पाएगा. यहाँ पे टाइम भी आपको मैनेज करना है, ये समझ रहे हैं. तो जो 3 आपके टाइम रजिस्टर्स होते हैं, उसमें पहला होता है एसए, दैट इज सिंक्रोनस एलोकेशन. सिंक्रोनस एलोकेशन, एसए. The SA register indicates the length of time allowed to each station for sending synchronous data. चाहे तो डेफिनेशन लिख भी लीजिए, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, otherwise I will send you detailed note. SA register indicates the, लिख भी लेंगे तो समझ में आएगा, length of time या amount of time allowed to each station for sending synchronous data. सिंक्रोनस डेटा मैंने आपको अर्ली बताया, ये फ्रेम एस फ्रेम होते हैं और ये इंपॉर्टेंट नेसेसरी फ्रेम है विच विल बी सेंड इन फर्स्ट मैनर, फर्स्ट प्रायोरिटी. वॉट एवर टाइम आपको जो अलॉट किया, सपोज करिए 60 सेकेंड का टाइम अलॉट किया है, तो पॉसिबली कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका एस फ्रेम पहले चला जाए. अगर कोई टाइम बचता है देन यू कैन ट्राई ए फ्रेम, ए सिंक्रोनस फ्रेम को तब ट्राई करिए. और आपको लग रहा है कि अगर उस पर्टिकुलर टाइम में नहीं पहुंच पाएगा आपका ए फ्रेम, तो उसको स्किप कर दीजिए और टोकन को रिलीज कर दीजिए. वेट फॉर अनदर टर्न फॉर अनदर चांस. सेकेंड टाइम रजिस्टर इज नोन एज टारगेट टोकन. नाम ध्यान रखिएगा, रोटेशन टाइम, TTRT. पहला वाला जो आपका था टाइम रजिस्टर वो ऐसे था, सिंक्रोनस एलोकेशन. दूसरा है टारगेट टोकन रोटेशन टाइम. एज नेम सजेस्ट, द TTRT या टारगेट टोकन रोटेशन टाइम रजिस्टर इंडिकेट द एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ टोकन टू सर्कुलेट अराउंड द रिंग एग्जैक्टली वंस. So this register indicates the average time required for a token to circulate around ring exactly. Third time register is your absolute maximum time. Known as AMT. Means the absolute time register or AMT register hold a value equal to twice the TTRT, टारगेट टोकन रोटेशन टाइम. होता है इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया, ये क्या करता है, एवरेज टाइम बताता है. उसके बाद एवरेज टाइम के बाद रिंग में जैसे ही स्टेशन आपका टोकन रिलीज कर देता है, ये फिर से रिंग में
आपका सर्कुलेट करता है। तो ये वो पर्टिकुलर टाइम होता है कि सपोज करिए किसी भी स्टेशन की प्रायोरिटी ज्यादा है या फोर्स उसके पास ज्यादा है या उसका टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसने क्या किया, टोकन का जैसे ही रिलीजिंग टाइम हुआ उसने टोकन को फिर से कैप्चर कर लिया, यानी दोबारा से उसको रिलीज ना करके उसको दोबारा से जैसे ही इनिशिएट हुआ कि टोकन रिलीज हो जाए और मूव टूवर्ड द अनदर स्टेशन, उसने डायरेक्टली उसको दोबारा फिर से कैप्चर कर लिया। तो वो पर्टिकुलर टाइम जब इसमें ये कैप्चर कर लेता है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम टाइम, और ये जस्ट डबल हो जाता है आपका जो कि ऑलरेडी अलॉटेड टाइम आपका है। सो द एएमटी रजिस्टर टाइम या एएमटी रजिस्टर holds a value equal to twice the TTRT। इसका जस्ट डबल हो जाता है क्योंकि वो क्या करता है, दोबारा से उसको होल्ड कर लेता है। बट इन थर्ड टाइम इट इज नॉट परमिशन टू एनी स्टेशन कि वो उसको फिर से कैप्चर कर पाए। ओनली एक ही पॉसिबिलिटी दी रहती है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपके पास नंबर ऑफ फ्रेम्स ज्यादा है और यू कांट वेट फॉर अनदर टर्न और अनदर राउंड विच इज होल्ड और कैप्चर्ड बाई टारगेट टोकन रोटेशन टाइप, तो क्या करेंगे आप उसको दोबारा से कैप्चर कर लेंगे और आपका जस्ट टाइम उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देयर आर आल्सो सम टाइमर्स। ये तो मैंने आपको बताया टाइम रजिस्टर्स हैं, लेकिन उसके बाद भी जब भी डेटा, मैंने आपको बताया 2 फ्रेम्स इसमें होते हैं, एक्सेस मेथड लगभग 2 होते हैं, एक सिंक्रोनस फ्रेम जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट सोफिस्टिकेटेड डेटा, तो सबसे पहले इसकी प्रायोरिटी हाई होती है, इसको सेंड करना होता है। उसके बाद बचे हुए टाइम में ए सिंक्रोनस फ्रेम आपको सेंड करना होता है। तो टाइम को मैनेज कैसे करना है, टाइम को मैनेज करने के लिए वहां पे 2 आपके टाइमर लगे होते हैं, जिनका एक तो पहला नाम है टोकन रोटेशन टाइमर और दूसरा है टोकन होल्डिंग टाइमर। वो दोनों टाइमर आपको बताएंगे कि रोटेशन कितने समय में होने वाला है और कितने समय तक आपने उसको होल्ड करके रखा है, जिसमें इलैप्सिंग टाइम आल्सो मेंशन, कि जो आपका टाइम पास होता चल जा रहा है अकॉर्डिंग टू दैट वो आपको शो करता है। ठीक है, दोनों ही पॉसिबिलिटी इसमें है। तो टाइमर्स, each station contains a set of timers that enable it to compare actual timing with values contained in the register. Timers can be set and reset and their values decrement or increment at a rate set by the system clock। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टाइमर को सेट किस तरह से करते हैं। बहुत सारे लोग इलैप्सिंग टाइम को सेट करते हैं, बहुत सारे लोग उसके कंज्यूमिंग टाइम को सेट करते हैं। या आप लोग के पास भी ये फैसिलिटी रहती है, आप कोई भी वीडियो कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं तो या तो आप उसका जो टोटल टास्क है 10 मिनट का, तो आप 1 से लेकर के सेकेंड 1 मिनट से लेकर के इस तरह टाइम को कर दें, या रिमेनिंग टाइम को पहले चलाते हैं कि 10 मिनट बचा, 9 मिनट बचा, 8 मिनट बचा, इस तरह से इलैप्सिंग टाइम या रिमेनिंग टाइम जैसा चाहे आप उसको कर सकते हैं। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट ऑर्डर में you can permissible to set the timer. The 2 timers is known, already told you. First one is your TRT. This is token rotation time. So all the features are same as token ring already discussed, but is the variation of only in the term of speed. सिर्फ स्पीड बढ़ जाती है और थोड़ी सी वर्किंग इसकी ज्यादा इफिशियंट हो जाती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें आपके टाइम रजिस्टर्स और टाइमर्स ये ज्यादा हो जाते हैं। अब इसका फ्रेम फॉर्मेट भी डिस्कस करेंगे और थोड़ा इजी फ्रेम फॉर्मेट होता है इन कंपैरिजन ऑफ CSMA CD यानी ईथरनेट एंड टोकन रिंग। और दूसरा आपका जो होता है टाइमर वो होता है THT, टोकन होल्डिंग टाइम। टोकन रोटेशन टाइम और दूसरा आपका होता है टोकन होल्डिंग टाइम। तो फर्स्ट वन इज टोकन रोटेशन टाइम। ठीक, तो टोकन रोटेशन टाइम वर्क्स एंड मेंशन द एक्चुअल रन that is continuously and measure the actual time taken by the token
टू कंप्लीट अ साइकिल। ओके, लिख भी लेते हैं डेफिनेशन। टीआरटी रन्स continuously and measures the actual time taken by the token to complete one cycle, and second one is token holding time. THT. The THT begins with running as soon as the token received. तो ये एक्चुअल टाइम बताता है कि कितने समय तक एक स्टेशन के पास आपका टोकन होल्ड किया है, एक स्टेशन ने कितने समय तक टोकन होल्ड किया है। इन स्पाइट ऑफ एनी स्टेशन कैन रिकैप्चर द टोकन, और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम टाइम में आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और आपका जो एक्चुअल टारगेट टोकन रोटेशन टाइम है दिस इज द डबल, वो आपका जस्ट डबल हो जाता है, लेकिन वो भी रिकॉर्डेड होता है। दिस इज द बेस्ट पॉसिबिलिटी एंड फीजिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इन एफडीडीआई इन कंपैरिजन विद टोकन रिंग। यही इसकी खास बात है, जो कि इसको जिससे कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, स्टेशन बहुत जो भी उसका अलॉटेड टाइम होता है उस अलॉटेड टाइम में इट इज केपेबल, और टू अ लार्ज एक्सटेंट जो सक्सेस रेट है वो भी लगभग इसका 90 to 95% होता है कि वो अपना डेटा विद इन अलॉटेड टाइम में सेंड कर दे। मुश्किल से 5% 4% के ही ऐसे केसेस होते हैं जब उसको दोबारा से टोकन कैप्चर करने की कहीं भी नेसेसिटी हो या कहीं भी इसको नीड हो, तो वो उसको प्रोसेस को जंप कर दे और रिकैप्चर कर ले। ये सिर्फ 4 to 5% की पॉसिबिलिटी होती है, अदरवाइज 90 to 95%, अप्रोक्सीमेटली 95% सक्सेस रेट इसका लगभग रहता है। लेट्स कम टू द इट्स फ्रेम फॉर्मेट। फ्रेम फॉर्मेट सबका जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब तक हम लोग ने लगभग 2 फ्रेम फॉर्मेट पढ़ लिए, ठीक है। दोनों में ध्यान रखिएगा। एक तो हमने आपको जनरल बताया था, जब मैक के बारे में बताया था, वो जनरल वाले को आप याद रखिए, वो आपको हेल्प करेगा कि एक्चुअल फ्रेम फॉर्मेट का कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होता है। उसके बाद सबसे पहला जो ईथरनेट का मैंने आपको फ्रेम फॉर्मेट बताया था, ईथरनेट मींस CSMA CD IEEE प्रोजेक्ट का 802.3 वेरिएशन, और सेकेंड वाला था आपका 802.5 दैट इज टोकन रिंग। अभी इसके बाद जस्ट क्योंकि ये वेरिएशन है, एक्सपेंशन है आपका CSMA CD एंड टोकन रिंग का, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसके बाद HDLC इससे बिल्कुल रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए उसको भी डिस्कस करेंगे, और तब आएंगे वापस अपना जो IEEE का एक प्रोजेक्ट का वेरिएशन आपका बचा हुआ है 802.4 दैट इज टोकन बस यूज्ड इन बस टोपोलॉजी। उसमें बस टोपोलॉजी आपकी फॉलो होती है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रियल टाइम जो फ्रेम होते हैं, सोफिस्टिकेटेड फ्रेम होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई जिनकी प्रायोरिटी होती है, और बहुत ही लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये जो टोकन बस है वो स्टेब्लिश होता है, वो फॉर्मेट जो है, और फ्रेम फॉर्मेट टोकन बस जो है इन्हीं पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही वर्कआउट होता है। जनरल पर्सन के लिए या जनरलाइज वे में टोकन बस यूज नहीं होता है, बाकी उसमें CSMA CD टोकन रिंग या FDDI यूज होता है, तो वो भी इसके बाद डिस्कस कर लेंगे। FDDI का पहले फ्रेम टाइप जो है या फ्रेम फॉर्मेट है वो लगभग सिमिलर टू आपका टोकन रिंग की तरह होता है। सिद्धांत अग्रवाल, इट इज टू मच लेट 25 मिनट्स, यानी मोर देन हाफ टाइम आप लेट ज्वाइन किए हैं। सिद्धांत
देख लो यार, इतनी देर बाद प्रेजेंट अगर हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट वन इज एस डी, दैट इज और आपका स्टार्ट डेलीमीटर, पिछले बार भी था, यहाँ पे भी है। फिर एफ सी फ्रेम कंट्रोल, डी ए डेस्टिनेशन एड्रेस, ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखिए, हम इसलिए पूरा नहीं लिख रहे हैं। डेस्टिनेशन एड्रेस आपका हो गया, ये हमने सीएसएमए में पूरा लिखा था, लेकिन जहां टोकनिंग की बात थी वहां पे भी हमने डीए ही लिखा था। फिर है एसए, और लगभग इनकी जो फील्ड की टाइप है या फील्ड की जो लिमिट है वो भी टू अ लार्ज एक्सटेंट इज सेम, ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा कहीं पे अंतर है बस। फिर आपका डेटा या इंफॉर्मेशन जो आपको सेंड करनी है, एक्चुअल डेटा आपका होता है। फिर सीआरसी है इसमें, स्टार्ट अगर है डेलीमीटर तो एंड डेलीमीटर भी होगा। और लास्ट में है आपका फ्रेम स्टेटस एफएस। ये आपकी पूरी फ्रेम फॉर्मेट हो गई, और इनकी जो एक्चुअल कैपेसिटी है ये 1 बाइट है। यहाँ पे बाइट की ही बात हो रही है हमेशा, इसकी भी 1 बाइट है। डेस्टिनेशन 2 to 6 होता है, ए भी 2 to 6 बाइट होता है। ठीक है, यानी यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, टोकन रिंग में भी फ्लेक्सिबिलिटी थी, यहाँ पे भी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये आपका अप्रोक्सीमेटली 4500 बाइट्स तक का होता है, मतलब एक से लेकर के 4500 बाइट तक का आप डेटा सेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फ्लीट और फ्रेम फॉर्मेट। सीआरसी 4 बाइट, दिस इज रिजर्व, ये आपका सीएसएमए सीडी में भी था, टोकन रिंग में भी था। ईडी यहाँ पे जस्ट हाफ हो जाती है स्टार्ट डेलीमीटर, यानी ये आपका 0.5 बाइट हो जाता है, यानी ओनली 4 बिट्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ बिट पे नहीं, हमने बाइट की ही बात करी है। और जो आपका फ्रेम स्टेटस है वो वहां पे 1 बाइट का था, वो यहाँ पे 1.5 बाइट का हो जाता है, 1.5 बाइट का। मीन्स 12 बिट्स आर रिक्वायर्ड इन द फ्रेम फॉर्मेट ऑफ एफडीडीआई। ये बस 2 डिफरेंस यहाँ पे हैं। ओके, नाउ डिस्कस फ्रेम फील्ड्स वन बाय वन। फर्स्ट वन इज एस डी, बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो आपको भी याद होगा। दिस इज योर फर्स्ट बाइट ऑफ द फ्रेम फॉर्मेट ऑफ एफडीडीआई। दिस डायरेक्टली शोज द स्टार्टिंग ऑफ फ्रेम, या आप इसको फ्लैग भी कह सकते हैं। जस्ट लाइक आपने जो टोकन रिंग पढ़ा था, ये बिल्कुल उसी तरह से पूरा वर्क करता है। स्टार्टिंग जो है बाइट आपका स्टार्ट डेलीमीटर, सेम एज वर्किंग ऑफ योर टोकन रिंग। सेकेंड वन इज एफसी फ्रेम कंट्रोल, यहां पे हम चाहिए तो नाम भी लिख देते हैं, स्टार्ट डेलीमीटर, बस ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखिए। फ्रेम कंट्रोल एफसी, this is the second byte of frame format of FDDI that identifies the actual the type of frame, किस तरह का फ्रेम है। अभी हम आगे आपको एक्चुअल में बताएंगे कि फ्रेम 3 टाइप के होते हैं। एक आई फ्रेम इंफॉर्मेशन फ्रेम होता है, एक एस फ्रेम सुपरवाइजरी फ्रेम होता है, और एक कंट्रोल फ्रेम होता है या अननंबर्ड फ्रेम होता है। वो फ्यूचर स्कोप के लिए रखा जाता है, वो डायरेक्टली जो है एरर कंट्रोल या बाकी सब चीजों के लिए कंट्रोल की तरह वर्क करता है। ठीक है, फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, उसमें हेल्प करता है। तो फ्रेम के टाइप को ये बताता है। नेक्स्ट है आपका एड्रेस, जिसमें कि पहला है डीए डेस्टिनेशन एड्रेस। Destination address is flexible, means you can kept from 2 byte to 6 byte, जितना आप चाहें उसको रख सकते हैं। And this actually told the address of your final destination address, final destination की यहाँ पे बात है। ऐसे इज सोर्स एड्रेस, ये भी आपका 2 to 6 बाइट का फ्लेक्सिबल होता है, जो कि स्टार्ट जो स्टेशन है जहां से आपका डेटा सेंड होना स्टार्ट हुआ है, जहां से फ्रेम आपके चल रहे हैं, ठीक है, ट्रांसमिट हो रहे हैं, उसका एड्रेस ये बताता है। नेक्स्ट है आपका डेटा। डेटा इज द एक्चुअल इंफॉर्मेशन
जो आप सेंड करते हैं, और इसकी जो लिमिट होती है 1 से लेकर के 4500 बाइट तक की होती है। यही हमने CSMA CD में देखा था और यही हमने टोकन रिंग में भी देखा था। नेक्स्ट है CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। दिस इज द मेथड बाय विच वी कैन कंट्रोल द एरर। ठीक है, IEEE के हिसाब से इसका जो फिक्स फॉर्मेट है वो 4 बाइट का होता है। एरर कंट्रोल के लिए 4 बाइट फिक्स है अकॉर्डिंग टू द IEEE फॉर्मेट। देन है ED, एंड डेलीमीटर। दिस फील्ड कंटेन्स हाफ ऑफ बाइट इन द स्टार्ट फ्रेम। जो आपका स्टार्ट जहां से फ्रेम होता है, स्टार्ट डेलीमीटर होता है, इसका जस्ट हाफ होता है। ठीक है, तो ये ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो ये क्या कर रहा है, जो आपकी फील्ड जो बच रही, क्योंकि टोकन रिंग में ये लगभग 1 बाइट का था, तो यहाँ पे ज्यादा जरूरत है नहीं एंड डेलीमीटर की, तो इन्होंने यहाँ पे इसको हाफ बाइट का कर दिया, यानी ओनली 4 बिट्स आर रिक्वायर्ड टू शो द देयर द डेटा इज नाउ टर्मिनेटेड। एक्चुअल डेटा आपका टर्मिनेट हो जा रहा है, तो इसके लिए ओनली 4 बाइट, सॉरी पॉइंट, 4 बिट्स आर रिक्वायर्ड, 0.5 बाइट are only required. And last is your frame status. So this is the similar, जैसा कि आपने टोकन रिंग में पढ़ा था, बिल्कुल सेम वही होता है, बट इट इंक्लूडेड ओनली 1.5 बाइट्स, यानी इसमें 12 बिट्स आप यूज करते हैं। 12 बिट्स, 1.5 बाइट्स फ्रेम स्टेटस में। ये स्टेटस का मतलब यही कि फ्रेम आपका पहुंच गया है, लॉस्ट हो गया है, एक्नॉलेजमेंट आया है कि नहीं आया है। कोई ऐसा फ्रेम तो नहीं जो ऑर्फन है, जिसका मतलब कोई भी सोर्स नहीं है, जिसका कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, या सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस का भी नहीं पता है। कुछ फ्रेम्स ऐसे होते हैं ऑर्फन फ्रेम्स, वो भी आपके साइट पे मिल जाते हैं, पहुंच जाते हैं। बिल्कुल वैसा ही आप समझ लीजिए कि जब ट्रेवलिंग होती है तो फ्रॉम जो है एंड ऑफ, जो आपका रिवर का एक एंड से दूसरे एंड की तरफ कोई भी ट्रेवलिंग हो रहा है, तो उसमें कुछ ऐसे दूसरे एंड पे आपको क्या कहते हैं डेटा मिलेंगे, जो कि ऑलरेडी कहीं भटक गए हैं, कहीं खो गए थे, वो भी जाकर के आपको रिसीव हो सकते हैं। ठीक है, और आपका भी डेटा एज ए ऑफर मिलेगा, क्योंकि जो अनऑथराइज्ड पर्सन होते हैं दे कैन कैप्चर उसके बिट्स को, या तो वो कहीं ना कहीं चेंज कर देते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देते हैं, और उसका एड्रेस भी साथ ही साथ चेंज कर देते हैं। वो आपके जब एंड पे रिसीव होंगे लाइक ऑफेंस बिट, क्योंकि उसका एक्नॉलेजमेंट ना ही सोर्स कर पाएगा, ना ही उसको आप भी रिटेन कर पाएंगे, तो वो भी रिसीव होते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन फ्रेम स्टेटस में आपकी मेंशन होती है, और फाइनली एक्नॉलेजमेंट आपको सेंडर को दे दिया जाता है कि ये वाले फ्रेम मिले हैं, इसमें हमारे ये वाले करेक्ट हैं या सारे करेक्ट हैं। कुछ ऐसे फ्रेम भी मिले हैं जो कि जिनका एड्रेस नहीं है, डिस्प्यूटेड फ्रेम्स हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि लॉस्ट हो गए, यानी मुझे मिले ही नहीं है। तो अकॉर्डिंग उसके हिसाब से सेंडर अपने एक्शन को परफॉर्म करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट FDDI। इसमें किसी को कोई भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे फ्रेम आपका फॉर्मेट है या इसका एक्सेस मेथड्स है या टाइम रजिस्टर्स है और द टाइमर्स, कोई भी प्रॉब्लम है पूछ लीजिए, इसका बड़ा क्वेश्चन आएगा, समझ रहे हैं, इसका बड़ा क्वेश्चन आएगा। FDDI क्या होता है, what is the advantages of the FDDI? I already told you in the beginning of FDDI. What is the disadvantage? इसके नहीं है, FDDI के डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है लगभग। इसका डिसएडवांटेज क्या कह सकते हैं, एक लिमिटेशन है, तो फाइबर की जगह कॉपर यूज होता है CDDI, जिसकी आपकी जो स्पीड है उसमें और ज्यादा बढ़ जाती है, अप टू 200 टू 250 MBPS तक की स्पीड बढ़ जाती है, और फाइबर में अप्रोक्सीमेटली 100 से लेकर के 150 तक रहती है। ठीक है, बाकी इसका कोई बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है। एक बार इसको देख लीजिए, किसी को कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं।
ये सारे प्रोटोकॉल, सारे मेथड्स इंपॉर्टेंट, इनसे सारे बड़े क्वेश्चन बनेंगे। और साथ ही साथ जो ये मैं आपको छोटी छोटी चीज बता रहा हूं, इनसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी फ्रेम होंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इन्हीं से फ्रेम होते हैं। तो इट इज एडवाइजेबल टू ऑल ऑफ यू कि जब भी हम पढ़ाते हैं तो इसके फ्रेम फॉर्मेट की प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लिए, इसके नाम से। और साथ ही साथ अभी बहुत सारे फ्रेम फॉर्मेट आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो नाम से याद रखिए कि इस अगर ये एफडीडीआई है तो इसमें ये होगा, इसकी बाइट में ये अंतर होगा, आप उसको डायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। भाई इस तरह हमने आपको जैसे बताया कि एंड डेलीमीटर 0.5 बाइट का हो गया, यानी 4 बिट्स का हो गया है, और जो फ्रेम स्टेटस है वो 1.5 बिट का हो गया है, 1.5 बाइट का हो गया है, यानी 12 बिट का हो गया है। इन सब चीजों से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबको सब समझ में आ गया है आयुषी? बहुत अच्छी बात है। प्रखर वाजपेयी, कॉन्सेप्ट इज क्लियर? वेरी गुड। नाउ कम टू द अनदर टॉपिक। जो हमने आपको ए सिंक्रोनस और सिंक्रोनस की बात की थी, उसमें सिंक्रोनस, क्योंकि ए सिंक्रोनस आपको पहले बताया बहुत ऑर्डिनरी टाइप का फ्रेम को कंटेन करता है, अनरेलिवेंट डेटा, ठीक है, और ऑर्डिनरी डेटा या इंफॉर्मेशन या फ्रेम टाइप को ही मेन कंसीडर करता है। मेन हम बात करते हैं सिंक्रोनस की। तो सिंक्रोनस जो है, उसके जो सिंक्रोनस प्रोटोकॉल है वो 2 टाइप का प्रोटोकॉल होता है। जब आप सिंक्रोनस फ्रेम की बात करेंगे तो वहां पे प्रोटोकॉल होगा, यानी सेट ऑफ रूल्स आर देयर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिंक्रोनस प्रोटोकॉल। फर्स्ट वन इज कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, second one is bit oriented protocol. So character oriented protocol, नेटवर्किंग में मैंने आपको पहले बताया था कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मीडियम, प्रोटोकॉल, सेंडर, रिसीवर, और एक उसका मेंशन जो है आर्किटेक्चर, जो हम लोग के ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल जो होते हैं, जिसमें बिट्स आर ग्रुप्ड इनटू प्री डिफाइंड पैटर्न फॉर्मिंग कैरेक्टर्स, यानी जो भी डेटा जाएगा वो कैरेक्टर के फॉर्म में जाएगा। एंड इन बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ऑल द बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कंबाइन द डेटा इनटू अ पैक एंड द इंफॉर्मेशन इज सेंड वाया डिजिटल फॉर्मेट। Bit oriented protocol further divided into 4 type of protocols या कॉन्सेप्ट आप बता सकते हैं। फर्स्ट वन इज SDLC, सेकेंड वन इज HDLC, थर्ड वन इज LAP एंड फोर्थ इज LAN। ठीक है। SDLC जैसा कि नाम भी है, सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल। HDLC
हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि एसडीएलसी वो वाला तो नहीं है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये वो वाला नहीं है, ठीक है। सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, ये लिंक एक्सेस प्रोसीजर, और लैन आपको पता ही है, लोकल एरिया नेटवर्क, ये आप सभी लोग फेमिलियर हैं। एसडीएलसी मैंने आपको पहले बताया, सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल, दिस इज हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। तो एचडीएलसी इज द सुपरविजन या सुपरविजन फॉर्म, सब्सिडरी फॉर्म ऑफ एचडीएलसी। ठीक, सिंक्रोनस में हमने क्या कर दिया, ऑलरेडी हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल, यानी जो प्रोटोकॉल इसको सपोर्ट करते थे उसमें भी फर्दर चेंज करके, और आपका जो आईएसओ है, स्टैंडर्ड है, आईएसओ और ओएसआई ने मिल करके इस हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल को डेवलप किया, और जितने भी इसके प्रोटोकॉल थे उनको इसमें मर्ज कर दिया। ओके, तो हम लोग को जो मेन यहाँ पे बात करनी है, ये जो पढ़ना है, वो डायरेक्टली एचडीएलसी को ही पढ़ना है, एचडीएलसी और लिंक एक्सेस प्रोटोकॉल। क्योंकि जब हम एचडीएलसी पढ़ेंगे तो आपको ऑलरेडी सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल के बारे में पता चल जाएगा, क्योंकि ये इसका मॉडिफाइड, इसके सारे प्रोटोकॉल अडॉप्टेड एंड आल्सो इंट्रोड्यूस सम अदर प्रोटोकॉल्स एज पर द सजेशन ऑफ आईएसओ एज वेल एज ओएसआई, दोनों ने कंबाइन कर। जो आईएसओ आपका क्या है, आईएसओ क्या है और ओएसआई क्या है, कोई डिफरेंस बताइए मुझे। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ सिंह, सब हम ही बोलते चले जाते हैं, आप लोग कुछ आंसर ही नहीं देते। सिद्धार्थ सिंह, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। अगर नहीं लिख रहे हैं तो मैं आपको रिमूव कर दे रहा हूं, दोबारा से ज्वाइन करिए। सुधांशु शुक्ला, सुधांशु शुक्ला, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आईएसओ एंड ओएसआई? नहीं, मैं फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा हूं, डिफरेंस क्या है। मैंने कई बार यह डिस्कस भी किया है, व्हाट इज डिफरेंस। लेक्चर सुनते हैं आप मेरे, जो भी हम आपको अपलोड कर देते हैं गूगल क्लासरूम में, वो आप सुनते हैं? मुझे नहीं लगता आप सुनते हैं। सूरज पांडे, सूरज पांडे, आपको भी रिमूव कर दे रहे हैं, दोबारा से ज्वाइन करिए। यशी, हाँ, ओएसआई और आईएसओ में डिफरेंस क्या है? एग्जैक्टली, प्रोटोकॉल नहीं है, स्टैंडर्ड है। आईएसओ स्टैंडर्ड है, समझ रहे हैं, हम लोग ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा था। तो आईएसओ स्टैंडर्ड है, ओएसआई आपका मॉडल है, उसी मॉडल पे पूरा आपका आर्किटेक्चर, लेयर्ड आर्किटेक्चर बेस्ड है। और हम लोग लेयर की ही यहाँ बात कर रहे हैं, जितना भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, दीज आर ऑल वर्किंग और द फंक्शनलिटीज ऑफ डेटा लिंक लेयर। यहाँ पे हमने अभी तक जितनी बात की है वो सब कुछ डेटा लिंक लेयर पे ही बात हुई है, बिकॉज द सेंडिंग ऑफ फ्रेम और डेटा फ्रॉम सेंडर या वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन इज द प्राइम टास्क ऑफ डेटा लिंक लेयर। मीन डेटा से रिलेटेड जितनी भी फंक्शनिंग हो रही है, वो सारी फंक्शनिंग का जो फंक्शनलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी डेटा लिंक लेयर की है। समझ रहे हैं?
तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है। तो आपका आईएसओ और ओएसआई ने मिलकर के जितने एसडीएलसी के जो सिंक्रोनस डेटा लिंक कंट्रोल के प्रोटोकॉल थे उनको मर्ज करके एंड फर्दर अनदर प्रोटोकॉल्स को मर्ज करके हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल को डेवलप किया गया था। इसीलिए इसको अगर हम पढ़ते हैं तो ये वाले ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। और हाई लेवल क्यों होता है ये भी आपको यहाँ पता चल जाएगा। फर्स्ट वन जो इसका आपको पहले से ड्रॉबैक बता दे रहा हूं, जो एसडीएलसी था इसमें ओनली आपका हाफ डुप्लेक्स सपोर्ट होता था, मतलब सिंप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स सपोर्ट होता था जो आपका कम्युनिकेशन मीडियम है आपके। लेकिन इसमें आपका एचडीएलसी में फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि क्या डिफरेंस है। जब एचडीएलसी की बात करते हैं तो इसमें फुल डुप्लेक्स भी इंक्लूड हो जाता है, यानी सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स जो है वो कम्युनिकेशन आपका मोड इंक्लूड हो जाता है या ट्रांसमिशन मोड इंक्लूड हो जाता है। सो कम टू द डायरेक्टली एचडीएलसी विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। मेन देखिए इसी को ही हमें पढ़ना है और यही मेन वर्क फंक्शनिंग करता है। बाकी हम आपको ये भी बता देंगे लिंक एक्सेस प्रोसीजर क्या होता है। लिंक एक्सेस प्रोसीजर एक्चुअली बैलेंस्ड फॉर्म में, इसका जो पूरा नाम है वो बैलेंस्ड फॉर्म में। दिस इज अनदर वेरिएशन, जिस तरह से सीएमएसएमए का वेरिएशन था कि कैरियर्स एंड मल्टीपल एक्सेस विद टू वेरिएशंस, कोलिजन अवॉइडेंस एंड कोलिजन डिटेक्शन। तो जो ये एलएपी है लिंक एक्सेस प्रोसीजर, दिस इज वेरिएशन विद बैलेंस फॉर्म। ओके, तो एचडीएलसी इज अ बिट ओरिएंटेड डेटा लिंक प्रोटोकॉल डिजाइन टू सपोर्ट बोथ सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स। जब डुप्लेक्स की बात कर रहे हैं तो हाफ एंड फुल डुप्लेक्स एंड कम्युनिकेशन ओवर पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट लिंक्स। System using SDLC can be characterized by their station type, their configuration and their response modes। मतलब ये लगभग इसमें बहुत फैसिलिटी होती है कंपैरिजन टू SDLC। इसमें स्टेशन भी 3 टाइप के होते हैं। इसमें ओनली SDLC में आपके सिर्फ एक स्टेशन टाइप होता है, दैट इज प्राइमरी, ठीक। लेकिन इसमें आपके 3 टाइप के स्टेशन आर देयर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंबाइंड। मींस प्राइमरी का क्या ड्रॉबैक है, प्राइमरी स्टेशन कैन ओनली सेंड द कमांड, ठीक है, सिर्फ ये काम कर सकता था। लेकिन सेकेंडरी स्टेशन का क्या मेन फंक्शन होता है, जो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कमांड के साथ साथ कमांड एक्सेप्ट भी करेगा और रेस्पॉन्स भी एक्सेप्ट करेगा, सेकेंडरी स्टेशन भी होता है। और एक कंबाइंड स्टेशन है, कंबाइंड स्टेशन जो होता है वो क्या करेगा, कमांड सेंड भी कर सकता है और रिस्पॉन्स भी सेंड कर सकता है। तो ये एचडीएलसी में ये आपकी मेन फैसिलिटी है, जो कि आईएसओ और ओएसआई ने मिलकर के एचडीएलसी के सारे ड्रॉबैक को रिकवर करके एचडीएलसी में उनको री इम्प्लीमेंट किया है, उन ड्रॉबैक को ओवरकम करके री इम्प्लीमेंट किया है। तो ये हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मीन टाइम अटेंडेंस आप फटाफट चैट बॉक्स में लिख दीजिए। सूरज पांडे, क्या बात है, आवाज नहीं आती क्या बीच में? तो देखते रहा करिए, हैं? नहीं, डिस्कनेक्ट तो हो जाता है, रेगुलेट करते रहिए।